हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सोलेनॉइड क्या होता है, टॉरॉइड क्या होता है। और सोलेनॉइड को हम दो तरीकों से प्रूफ करने वाले हैं। एक तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे और एक तो हम अपने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। ठीक, बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होती है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है, उसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो आज उनके ऊपर कैसे डिराइव किए जाते हैं फार्मूले को, उनके हम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे और कुछ मजेदार बातें भी होंगी। तुम्हें समझाने का पूरा फेल दिया जाएगा कि सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होती। ये सारी बातें आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर तुम्हारे पास कॉपी और पेन हो तो लेकर ज़्यादा आराम से बैठ जाओ और एकदम शिद्दत के साथ तुमका अपने मोबाइल या डिस्प्ले में देखते रहो। जब भी तुम्हारा जिसमें भी पढ़ रहे हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, तो उसमें आराम से रख दो उसे और चेयर पे बैठ के पढ़ना ताकि नींद ना आए। ठीक, और अगर आप बिस्तर पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आज हम कवर करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज जो हमारा पहला टॉपिक है वह है सोलेनॉइड। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सोलेनॉइड क्या होती है, उसके बाद हम उसके फार्मूला डेरिवेशन पे चलेंगे। ठीक, तो सोलेनॉइड की देखकर तुम्हें क्या समझ में आता है। हमने बहुत सारे कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड, कैसी कैसी मैग्नेटिक फील्ड आती है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आती हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन सोलेनॉइड क्या होता है उसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो सोलेनॉइड एक समझ लो कुछ वायर सी हैं जिसे लपेट दिया गया है, एक रैप कर दिया। देखो मेरे हाथ में जो पेपर है या तो एक नॉन इंसुलेट या तो क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सीट है। तो इस सीट को मैंने क्या किया, इसे मैंने एक सिलेंडर के फॉर्म में रैप कर दिया। इसे मैंने एक सिलेंडर के फॉर्म में रैप कर दिया। अब इस सिलेंडर के ऊपर अगर मैं वायर्स को लाऊं, बहुत बड़े वायर्स को लाऊं, एकदम बड़े बड़े वायर्स को लाकर मैं इसके ऊपर बहुत नज़दीक रैप कर दूं। इसके ऊपर मैं वायर्स को ला करके बहुत पास में रैप कर दूं। इसके ऊपर इतनी पास में रैप करने के बाद पहले और लास्ट एंड को हमें उससे सेल से कनेक्ट करना होता है, या फिर बैटरी से, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन उसके ऊपर जो रैपिंग हुई है वायर की, वो रैपिंग और इस पूरे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट को मिलाकर जो सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इसे मैं तुम्हें अपने डिस्प्ले पे दिखाता हूं और ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास क्या है, यह एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर अगर हम रैपिंग कर दे किसकी, वायर्स की, अगर हम इस तरह से उसके ऊपर रैप कर दे वायर्स को बहुत पास, ठीक, बहुत पास वायर्स को हम रैप कर दें, तो यह जो सीट यह पूरी चीज जो हमारी बन के आती है वह क्या होती है, एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करती है। सोलेनॉइड का मतलब सीधा सा है कि इसके ऊपर हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कराने में कई जगहों पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि हम किसी और दूसरे चीज से उस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को नहीं पा सकते। अलग अलग शेप की वजह से अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड आते हैं। लेकिन हमारा जो सोलेनॉइड होता है, इससे अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड आता है। और उस तरह का मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें जरूरत हुई तो हम सिर्फ किसका यूज करेंगे, सिर्फ अपने सोलेनॉइड का यूज करेंगे। सोलेनॉइड बहुत ही बेहतरीन तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब फार्मूला, तुम्हें खुद लगेगा कि सोलेनॉइड एक बेहतर तरीका है फार्मूले जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसे पाने का। ठीक, तो इसका सबसे मेन काम कि मैग्नेटिक फील्ड को या प्रोड्यूस करा सकता है। जहां पर भी हमें जिस भी फील्ड में हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी इस तरह की, हम करेंगे क्या, इसे लाएंगे और उससे कनेक्ट करके उससे मैग्नेटिक फील्ड को अपने प्रोड्यूस करवा लेंगे और उसका यूज हम कर लेंगे। शायद तुमने इस तरह की चीज को कहां पर देख रखा होगा, अपने लेबोरेटरी में भी देख रखा हो। साइंस लेबोरेटरी में जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक, तो सोलेनॉइड के बारे में इतनी बात हुई। लेकिन जो ये लेंथ है वायर की, ये बहुत बड़ी होती है। लेंथ ऑफ द वायर बहुत बड़ी होती है। ठीक, तो लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लॉन्ग, ये बहुत ही बड़ी होती है। ठीक, एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं कि लेंथ जो होती है वायर की वह बहुत बड़ी होती है। इसका कोई भी बात अब मैं तुम्हें और दिखाना चाहता हूं कि जो यह सीट है ना, यह कैसी है, नॉन कंडक्टिंग। इसके ऊपर जिस पे रैप करा होगा हमारा वायर, मान लो यह पेन है, इसके ऊपर हम पास में वायर्स को रैप कर दें तो वह रैपिंग बहुत पास होती है। तो तुम्हें दिखेगा कि जो वायर है एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच में होंगे।
एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच में होंगे। अगर इस सिलेंडर की बात की जाए या तो एक नॉन कंडक्टिंग, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि जो सिलेंडर हम यूज करते हैं वह एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। लेकिन तुम्हें यह देखकर समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ये ऐसे मतलब जो हमारा यह शेप बना हुआ है, मतलब हमारे वायर्स जो पास पास में इस तरह से बन रहे हैं, तो इनके यहाँ पर कुछ ना कुछ तो टचेज होंगी। मैंने बताया कि बहुत पास पास रैप करे होते हैं। जब बहुत पास पास रैप किए गए हैं तो होगा क्या, उनके बीच में फिजिकली टच होगा, इलेक्ट्रिकल टच भी होगा। तो फिजिकल टच होने से क्या कुछ मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड में दिखेगा कुछ बदलाव? तो हाँ, मैं बता दूं, उसके फिजिकली टच से उसमें बहुत सारे अंतर दिखेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। और इलेक्ट्रिकली टच होने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मतलब वहाँ पर यह सोलेनॉइड बनना चाहिए लेकिन वह बन नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पर अगर तुम इसे फिजिकली टच करा रहे हो तो इसमें अलग बात होगी, लेकिन वहीं पर जो है इलेक्ट्रिकली टच करेंगे। अब इलेक्ट्रिकली टच और फिजिकली टच का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली टच का मतलब है कि अगर ये वायर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर जो करंट होगी वह एक तरह से शॉर्ट करेगी, मतलब वह पूरा सिस्टम बर्बाद कर देगा। यहाँ पर मतलब कुछ धुआं टाइप उठ जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, जल सकता है हमारी सर्किट, फूक सकती है हमारी सर्किट। लेकिन वह इलेक्ट्रिकली टच की वजह से ऐसा हो सकता है। फिजिकली टच का मतलब हो कि फिजिकली आपको दिखे कि वह आपस में टच हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली वह टच में ना हो। कैसे हो सकता है कि इसके ऊपर हम क्या करें, जो ये हमारी वायर्स है ना, जो हमारी ये वायर्स हैं, इसके ऊपर हम क्या करें, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को लगा दें। इंसुलेटिंग, इसके ऊपर अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज कर देते हैं तो यह जो पूरी वायर होगी वह इंसुलेटेड हो जाएगी। मतलब उसे हम अगर पास पास भी रैप करें ना तो वह फिजिकली टच तो होंगी लेकिन इलेक्ट्रिकली टच नहीं होंगी। जब फिजिकली टच होंगी तो उनसे हमें कोई भी फर्क, अभी जो फर्क आएगा उसे तो मैं डिस्कस करूंगा कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट आता है। लेकिन इलेक्ट्रिकली टच होने से जो काम बिगड़ सकता था, अब उसे हमने इंसुलेटिंग कर दिया, मतलब उस मटेरियल को हमने इंसुलेट कर दिया। तो क्या होगा कि अब हमारा इलेक्ट्रिकली टच नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल टच ना होने से हमारा पूरा सिस्टम अच्छा खासा चलने लगेगा। मतलब अब हमारा सोलेनॉइड तो बिल्कुल तैयार है। सोलेनॉइड बनेगा कैसे? सोलेनॉइड बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह के कंडक्टिंग शीट हों, सिलेंडर्स हों, देख लो, मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई इस तरह का एक सिलेंडर, अभी मैं मिटाता हूं इसे साइड से, ठीक इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, वायर्स को रैप कर दिया। बहुत पास पास रैप किए गए हैं, बहुत पास पास रैप है। रैप होने से हुआ क्या कि यहाँ पर टच तो अब इंसुलेट हमने कर दिया, वायर में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल को लगा दिया, जिससे हमारा वायर अब इलेक्ट्रिकली टच नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल टच होता है। यहां पर फिजिकल टच होता है, फिजिकली टचेज ईच अदर, ठीक है। प्रत्येक वायर एक दूसरे को मतलब फिजिकली टच करते रहते हैं, ठीक। तो तुम्हें यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वायर दूर दूर हैं या फिर पास पास है। मतलब वो एक बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, ठीक। उनके ऊपर ऐसी रैपिंग करी जाती है, बीच में कोई गैप तक नहीं दिखता है, ठीक। तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या भैया, कि हमने लूप की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को देखा था कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वह यहाँ से कुछ इस तरह से होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, अपने से दूर जाती तरफ, सेंटर से दूर अवे होती है। जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वह तो आपस में कट जाते हैं, लेकिन यह दूर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है, ठीक। यह लूप की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन जो यहां पर सोलेनॉइड की डिस्कशन चल रहा है वह तुम्हें कैसा दिख रहा है? सोलेनॉइड में प्रत्येक लूप किस तरह से बिहेव करेगा? एक करंट कैरिंग लूप की तरह ही तो बन रहा है। जैसे हमने उसे पास पास लपेटा, पास पास लपेटने के बाद अगर तुम देखोगे इस पे ऊपर अगर हम पास पास लपेट दे वायर्स को, तो वह एक एक लूप होगा। यह क्या होगा? एक करंट कैरिंग लूप होगा, एक करंट कैरिंग लूप होगा। अब यह करंट कैरिंग लूप है तो उसके वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो वह सेम हर एक लूप की वजह से होगी। अब हम एक लूप की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को एक एलिमेंट मांग के लिखेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड की वजह से मिल जाएगी। लेकिन वो तो अलग बात है। सबसे पहले हमें जानना है कि यह जो सोलेनॉइड हमारी बनी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता है कि बाहर आता है?
यह भी तो जानना जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। मान लो तुम्हारे पास यह रिंग है, सोलेनॉइड का एक पार्ट है, मतलब सोलेनॉइड से मैंने क्या करा, एक रिंग को निकाल लिया जिसमें करंट तुम्हारी कुछ ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक, मान लेते हैं एक रिंग को और हम निकाल लेते हैं, साइज तो दोनों की बराबर होगी। एक रिंग को और हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं करंट, इसमें भी करंट वैसी ही होगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी डायरेक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं। हम करते क्या है, जहां से करंट आती है, हमारी करंट अंदर से जा रही है, फिर इस तरह से आ रही है बाहर हमारी तरफ आकर, तब फिर अंदर जा रही है, तो मतलब अंदर से करंट आकर ऐसे जा रही है। तो अंदर से आने के बाद जब अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रैप करोगे तो अंगूठा जो थंब करेगा वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी। अब एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर नहीं काट रहे हैं, इसका टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक, इसे तुम देखो, एक मिनट मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे निकलेंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, और कुछ तो इस तरह से होंगी, कुछ हल्का फुल्का मुड़ी हुई, यहां से कुछ ऐसे होंगी जिनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। मानते हो इतना? अगर सेकंड, ये तो फर्स्ट लूप की वजह से हो गया, यह मैग्नेटिक फील्ड अपने फर्स्ट लूप की वजह से आया। लेकिन अगर सेकंड लूप की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो क्या होगा, फिर से हम रैप करेंगे अपने हाथ को, फिर से रैप जब करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर भी ऐसे जा रही हैं, डायरेक्शन तो वही आएगी ना, सेम। देखो कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई, कुछ ऐसी गई। अब देखना ध्यान से, तुम समझने की कोशिश करना, इस तरह से देखना। यहां पर देखना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी यहां लूप से दूर जा रही हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वह लूप से दूर जा रही हैं। वहीं पर इस लूप के करीब आ रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है यहां से जाती हुई। मानते हो? यहां से दूर गई, यहां से यहां पर आई, तो होता क्या है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां से ऐसा तो है नहीं केवल एक ही गया होगा, यहां से मान लेते एक और गया होगा, तो इसकी भी डायरेक्शन कुछ ऐसी ही होगी। अब इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, दो फील्ड लाइंस को, और इन दोनों फील्ड लाइंस, यही बाहर जा रही है ना, यही बाहर तो जा रही हैं। पहले इन दोनों के देखो नीचे वाले, और इन दोनों को देखो, देखो इससे भी अंदर जा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहां से, इससे पहले अगर इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं दो की, और इससे बाहर जा रही हैं। दो की अंदर जा रही हैं तो दो की बाहर जा रही हैं, मतलब यह एक दूसरे को आपस में कैंसल आउट कर देते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं साइड वाले। अब बचता क्या है, बाहर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के लूप्स, जितने भी लूप्स हैं, अगर हमारे पूरे सोलेनॉइड में 50 लूप्स हैं, अगर 50 लूप्स हैं तो उसमें से ओवरऑल बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोजिट और अंदर की तरफ होने से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, मतलब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो हो जाता है, लगभग बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। और मैं तो वायर भी कैसे यूज कर रहे हैं, इंसुलेटिंग, मतलब इंसुलेटिंग वायर्स यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ जीरो हो जाती है। लेकिन वहीं अगर अंदर की बात करें ना, तो अंदर की बात करें तो इसकी वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी इस तरफ है, और इसकी वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड का भी अंदर की तरफ डायरेक्शन है। देखो इतना भी अंदर है, इसका भी, तो इसका भी अंदर की तरफ ही है। और इसकी वजह से होता क्या है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है, लेकिन वहीं पर सोलेनॉइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती है। आई होप कि तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक, कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर जीरो क्यों होती है। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है वह बाहर जीरो होती है और अंदर नॉन जीरो होती है। यहां पर अंदर भी नॉन जीरो होती है, समझ गए। अब यहां से तुम्हारा सोलेनॉइड का डिस्कशन खत्म होता है। अब सोलेनॉइड का डेरिवेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का, कि एक्सिस पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड आती कैसी है। देखना क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। सबसे पहले इस इमेज को समझने की कोशिश करना तुम कि यह बना क्या है, कैसे दिखाया गया तुम्हें। यह जो तुम्हारा इमेज है इसमें डॉट ऊपर बने हुए हैं,
डॉट ऊपर बने हुए हैं और क्रॉस नीचे बने हुए हैं। डॉट और क्रॉस का मतलब मैंने तुम्हें समझा रखा है कि डॉट का मतलब होता है कि वहां से मैग्नेटिक फील्ड आती हुई, और क्रॉस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ जाती हुई। 1 मिनट में चेक कर लूँ अपना सही चल रहा है। तो डॉट का मतलब होता है अंदर की तरफ जाती हुई, क्रॉस का मतलब होता है डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ आती हुई, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप कि तुम्हें समझ में आया। भैया आपने तो बताया कुछ इस तरह से हमारा रैप होता है उसके ऊपर, लेकिन आप तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस शो कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, यह हमारी पूरी की पूरी सोलेनॉइड कुछ इस तरह से बनती है। मतलब उसे हम क्या करते हैं, इस तरह से रैप करके रखते हैं, तब हमारी पूरी की पूरी सोलेनॉइड बनती है। अगर मैं क्या करूँ ना, यहाँ से बीच से इसे पूरा का पूरा ऐसे मतलब चीर दूँ इसे बीचों बीच से अगर मैं उस सोलेनॉइड को काट दूँ ना, तो एक पार्ट को अगर मैं फेंक दूं तो एक पार्ट जो तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब अंदर से तो वायर ऐसी आ रही हैं, अंदर से वायर तो कुछ हमारी ऐसी गई हैं, अंदर से वायर्स तो हमारी हैं, लेकिन बाहर से आने वाली वायर्स काट दी हैं हमने। तो हो क्या रहा है कि अंदर से हमारी करंट आ रही है और इस तरफ अंदर चली जा रही है, ऐसे आ रही है और बाहर चली जा रही है। देखना, देखो कैसे है कि यहां से करंट हमारी बाहर आ रही है और इस क्रॉस वाले सेक्शन से अंदर चली जा रही है। इतना कहने का सिर्फ मतलब है। ठीक, तो अब हमें क्या डिराइव करना, सबसे पहले देख लो हमें पता क्या क्या है चीजें। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बोलूं, इसमें जो लेंथ है, इस सोलेनॉइड की लेंथ है, वह हमें पता है कि इसकी लेंथ यल दी गई है। इसके हमें एक चीज और पता है कि यन हमें पता है, स्मॉल यन, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ये जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो यह तुम्हें दिया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कितने टर्न्स हैं यूनिट लेंथ में, या तुम्हें पता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है। करंट इन 1 टर्न हमें पता है, करंट इन 1 टर्न आई हमें पता है पहले से, मानते हो इतना। अब हमें ये चीजें पता है करंट इन 1 टर्न हमें आई दिया गया है, हमें पता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन, स्मॉल एन दिए गए हैं, अभी हमें पता है कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न है। अभी एक चीज और बोल रहा है कि एक्सिस की बात कर रहा है यहाँ पर। मतलब एक्सिस क्या है, यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक्सिस की बात हो रही है। अब एक्सिस क्या होता है, अगर मैं एक लाइन बीच से खींच दूं, लाइन खींचने के बाद यह जो लाइन आया हमारा, इसे हम बोलते हैं एक्सिस। मतलब एकदम बीचों बीच से जाता हुआ लाइन एक्सिस बोलते हैं। अब इसी के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मान लेते हैं कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वह पॉइंट यह है, इसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब हम चलते हैं x डिस्टेंस दूर पर जाकर हम एक एलिमेंट काटते हैं। इस पूरे क्रॉस मतलब इस सोलेनॉइड से एक एलिमेंट लेते हैं, एक मिनट, एक एलिमेंट लेते हैं यहां पर, समझ में आया। एक एलिमेंट हम लेते हैं इसका मतलब लेंथ कितनी है, dx। एक एलिमेंट हमने लिया dx लेंथ का, x डिस्टेंस पे हमने चला और यहां से थीटा एंगल पर जाकर यह भी हमें पता है कि हमने यहां से थीटा एंगल चला है। थीटा एंगल चलने के बाद हमें dx विड्थ का हमने एक एलिमेंट लिया और x डिस्टेंस चलकर हमें वह एलिमेंट मिला। समझ गए क्या करा हमने, O पॉइंट से x डिस्टेंस चला और थीटा एंगल पर जाने के बाद हमने dx लेंथ विड्थ का एक एलिमेंट लिया। अब एलिमेंट क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? अभी तुरंत मैंने बताया कि यह एलिमेंट का क्या होगा, यह एलिमेंट एक करंट कैरिंग लूप होगा। करंट कैरिंग क्यों लूप होगा, क्योंकि यह सोलेनॉइड था। सोलेनॉइड तो हमने बीच से काटा है छोटा सा पार्ट, तो एक लूप से ही तो बने हैं मिलके, तो एक करंट कैरिंग लूप होगा। अब इस करंट कैरिंग लूप से होने वाले मैग्नेटिक फील्ड, आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख लेते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट जा रही है, इस लूप मतलब जो छोटा सा एलिमेंट है उसके अंदर करंट जो जा रही है वह आई डैश है। टोटल करंट मतलब प्रत्येक लूप में आई जा रही है, लेकिन यह एलिमेंट हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में एक लूप बन रहा है कि 2 लूप है, कि इसके अंदर कितने 1.5 लूप है, 2 लूप है, क्या कुछ नहीं पता है। तो इस एलिमेंट के अंदर मान लेते हैं
कि कितना लूप है, मतलब कितना करंट है, कि आई डैश इसके अंदर करंट जा रही है। तो इसके वजह से आने वाले छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखोगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। आई डैश क्यों लिखोगे कि उस करंट कैरिंग जो एलिमेंट है, जो लूप है, उसकी वजह से उसके अंदर करंट आई डैश है, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। कैसे लिखा मैंने, देखना। इसकी रेडियस तुम्हें पता है, आर क्या है, इसकी रेडियस है। रेडियस हमें आर दिया हुआ है या क्वेश्चन में हमें पता होगा, या आर हमें पता है। एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है उस पॉइंट ओ से उस पोजीशन तक। और म्यू नॉट तो हमें पता ही, आई डैश क्या है, आई डैश हमारा करंट है उस एलिमेंटल रिंग में, और आर स्क्वायर हमारा तो वह रेडियस ही है। ठीक, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है एक करंट कैरिंग लूप से आने वाले। ठीक, करंट कैरिंग लूप से इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल के आता है। अब इसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे और इससे ही पता लगाएंगे कि क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले हम आई डैश को करना चाहते हैं कि आई डैश आखिर कितना है। डिस्कस करते हैं आई डैश के बारे में। देखो, आई डैश जो हमारा है उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना टन है, यूनिट लेंथ में कितना टन है बताओ। यूनिट लेंथ में n टन है, मानते हो। यूनिट लेंथ में 1 इंटू n टन है, यहां पर 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। यूनिट लेंथ में n टन है तो l लेंथ में कितना टन होगा। छोटे छोटे हम dx को ही तो निकाल रहे हैं, मतलब अगर हम dx की बात करें, सॉरी l मैंने बोल दिया, यहां पर dx लेंथ में कितना टन होगा, dx लेंथ में कितना टन होगा, n dx टन होगा, मानते हो। यूनिट लेंथ में ये 1 इंटू n टन, तो dx लेंथ में n इंटू dx टन हो गया। करंट इन 1 टन कितना है, करंट इन 1 टन कितना है, करंट इन 1 टन हमें पता है कि वह I है। तो n dx टर्न में कितना करंट होगा, n dx टर्न में कितना करंट होगा। n dx टर्न में करंट की वैल्यू कितनी होगी, n dx इंटू आई। अब इसी को हम जो n dx टर्न निकाले हैं, यही तो हमारा आई डैश है, यही हमारा आई डैश है, जिसे हम बोलते हैं n dx इंटू आई। ठीक, आई डैश इज इक्वल टू हो गया n dx आई। अब इसे हम यहां पर आई डैश की पहली पता चल गई। हमें क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, क्या क्या हमें हटानी है इस इक्वेशन से। सबसे पहले तो हमें आर भी नहीं चाहिए, आर भी कट जाए तो अच्छा ही है। यक्स भी हम वेरी करा कर देखना चाहते हैं कि यक्स मतलब हटा दे तो भी बहुत अच्छा होगा, तो यक्स को हटाना पड़ेगा, आर को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर अगर देखोगे तो यह तो आर ही है रेडियस, यहां पर लगा दो आप tan थीटा यूज करो। tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस x इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, r बाई tan थीटा। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, r कॉट थीटा। कैसे, 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। तो अगर इस चीज को dx की जगह पे तुम्हें क्या रखना है, r कॉट थीटा। अब हमें dx भी तो हटाना है। अगर देखो अभी यहां पर कुछ भी छोड़ दो, इतना पर छोड़ दो और बाकी चीजें रखना शुरू करो। dv इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, dv इज इक्वल टू पहले दिया है, लिख लो उसे। dv इज इक्वल टू तुम्हें दिया है म्यू नॉट आई डैश इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो dv म्यू नॉट आई डैश हमारा कितना आया, n dx आई। कहां पर लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है, देखो n dx आई यहां पर रख दो, n dx आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई इतना हमने रखा है, और 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रखोगे, एक्स के जगह पे तुम्हें रखना है आर कॉट थीटा। देखो कहां पर लिखा है, एक्स के जगह पे रखोगे, यहाँ एक्स जो है, यहाँ एक्स जो है इसकी जगह पर रखोगे आर कॉट थीटा।
एक्स के जगह पर रखोगे और कॉट थीटा रखो और कॉट थीटा, अब उसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2 मानते हो। अब देखना यहां से आर कॉमन करने की कोशिश करो, यहां से और यहां से आर स्क्वायर कॉमन करने की कोशिश करो। आर स्क्वायर जब तुम कॉमन करोगे तो इसके ऊपर 3/2 भी है दोनों के पावर, तो 3/2 भी बाहर आएगा साथ साथ में, मतलब क्या होगा आर स्क्वायर के पावर 3/2 भी बाहर आएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर क्यूब आएगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ, समझ रहे हो, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो हो जाएगा आर क्यूब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। आर स्क्वायर से आर क्यूब एक कटा, बचा नीचे आर, बचा क्या नीचे आर, म्यू नॉट एन आई डी एक्स डिवाइडेड बाई 2r 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिक स्क्वायर थीटा, कोसिक स्क्वायर थीटा होता है उसके पावर 3/2 है, इसके पावर 3/2 है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा कोसिक स्क्वायर थीटा, उसके पावर 3/2 है। देखो यहाँ पर 3/2 था तो 3/2 में 2 से कैंसल हो जाएगा और बचेगा कोसिक क्यूब थीटा, इतना रहने दो। अब dx को हटाना है हमें, dx भी तो खत्म करना है। हमें पता है क्या, हमें पता है कि x इज इक्वल टू आर कॉट थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉट थीटा हमें पता है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट थीटा आता है माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर क्या होगा माइनस आर कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हमने डी थीटा जो था उसे उस साइड में भेज दिया, समझ गए कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं। dx इज इक्वल टू आर कोसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा मैंने, तो डी बी इज इक्वल टू बस dx के जगह पे तुम्हें क्या लिखना है माइनस आर कोसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना है, ठीक रख दो। म्यू नॉट एन आई इंटू dx के जगह पे रख दो वही, तो हो जाएगा माइनस आर कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2r कोसिक क्यूब थीटा। आर से आर कैंसल आउट हुआ, एक कोसिक स्क्वायर थीटा से क्यूब कैंसल आउट हुआ, देखना ऊपर देखो, ऊपर था स्क्वायर मतलब 2 कोसिक थे, यहाँ पर 3 था, 2 कैंसल हो गए, बचा एक बचा है नीचे, और क्या बचा है डी बी इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई माइनस बाहर ले लो, बचेगा क्या ऊपर सिर्फ डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोसिक थीटा, इतना बचा है हमारा। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है और उसे वेरी करा देना, एंगल को कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है। देखना अब इस इमेज को समझो ध्यान से, इस इमेज को तुम्हें ध्यान से समझना है और जितनी बातें मैं बताऊंगा वहां से वहां तक ले जाना है। हमें थीटा सिर्फ अभी इस पोजीशन का पता है कि हमें यहां तक की एलिमेंट मिल गई है। अगर इसी थीटा को हम वेरी करा दें, इसी थीटा को अगर हम यहां तक लास्ट तक वेरी करा दें, यहां से लेके यहां तक और इस साइड में यहां तक, तो हमें पूरा का पूरा सोलेनॉइड कवर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इस थीटा को हम वेरी कराकर यहां तक पहुंचा दें और इस साइड में यहां तक पहुंचा दें, तो हमें यह पूरा का पूरा सोलेनॉइड कवर होता दिख रहा है। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, यहां से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि तुम्हें कुछ अलग दिखे। यहां से मान लो कि यह जो एंगल तुम्हें पता है यहां तक, इसे हम बोल देते हैं क्या, इसे हम बोल देते हैं θ2। अब θ2 क्यों बोला गया है, इसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक है, तुम्हें समझ में आएगा। इसे θ2 बोल देते हैं, θ1 θ2 तो हमें बोलना ही है, इसे हम बोल देते हैं θ2। अब इस साइड में जो एंगल हमारा यहां से यहां तक है, इसे हम बोल देते हैं, मतलब यह कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसे हम बोल देते हैं θ1, इसे हम बोल देते हैं θ1। देखो हमने क्या किया, थीटा को पकड़ा,
एक एलिमेंट लिया, वहां तक हमें पता चल गई कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। उसके बाद अगर हम उसी थीटा को θ2 इस साइड में और θ1 इस साइड में अगर वेरी करा देना तो पूरा पूरा सोलेनॉइड हमारा कवर होता हुआ हमें दिख रहा है। पूरा का पूरा सोलेनॉइड हमारा कवर हो जाएगा और हमें पूरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो हमें कहां से कहां तक, देखो लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, लिमिट हमें पुट करना है θ1 से लेके θ2 तक। देखो θ1 इस साइड में कवर हो जाएगा और θ2 हमारा इस साइड में कवर हो जाएगा। तो θ1 से θ2 बस यहां पर रख दो, लगाओ इंटीग्रेशन साइन, लगाओ इंटीग्रेशन साइन और पुट कर दो θ1 से θ2 और यहां पर क्या करोगे, dv का इंटीग्रेशन जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जिसे हम b लिख देते हैं सीधे, इंटीग्रेशन ऑफ dv टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम b बोल देते हैं। और यहां पर कॉमन कर लो म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, i कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चीजें हैं, 2 भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस यहां पर। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिक थीटा को क्या लिखोगे, ऊपर जाएगा, कोसिक थीटा को साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिक थीटा, तो कोसिक थीटा इज इक्वल टू हो जाए 1 बाई कोसिक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और यहां पर θ1 से θ2। समझ में आया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा तुम्हारा होता है माइनस कोसिक कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा बस पुट कर दो यहां पर। चलो अगले पेज में चलते हैं, यहां पर पेज ऐड मैं करता हूं, देखो माइनस म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा यहां पर माइनस कॉस थीटा और θ1 से θ2 तक, बी यह माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कॉस θ2 माइनस θ1, लिमिट पुट करोगे तो cos θ1 माइनस cos थीटा, मतलब सॉरी अपर लिमिट θ2 पुट करोगे, अब लोअर लिमिट θ1 पुट करोगे, तो हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या सी। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड आई तुम्हारी, मैं यहाँ पर कलर चूज कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें दिख सकता हूँ। तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिवर्सल फार्मूला फॉर सोलेनॉइड कौन सा डिराइव होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ2 माइनस cos θ1। इसे अब तुम बोल सकते हो ना कि तुम्हारा यह एक यूनिवर्सल फार्मूला बन गया, जिसमें तुम थीटा की वैल्यू वेरी करा करा के अपने आंसर्स को डिराइव कर सकते हो, ठीक, यह चीज तुम याद कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और आएगी, उसे देख लेना कैसे। अगर हमारा सोलेनॉइड अभी तक लिमिटलेस था, मतलब एल की वैल्यू कुछ ना कुछ होती थी, मतलब अगर हम बोल दें कि हमारा सोलेनॉइड इनफाइनाइट है, अगर हम बोल दें कि जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड वह कैसी है, इनफाइनाइट है। अगर हम बोल दें सोलेनॉइड इनफाइनाइट है, मतलब उसकी लेंथ जो है वह रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, लेंथ जो है रेडियस की कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, तो हम बोल सकते हैं हमारा सोलेनॉइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड बन गया। अब जब यह केस आएगा तो हमारा सोलेनॉइड कैसा बिहेव करेगा, देखना। यह हमारा टोटल सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमने एल बता दिया। अगर यह सोलेनॉइड बहुत बड़ा हो, देखो अगर यह बहुत बड़ा हो, इस साइड में बहुत बड़ा हो, उस साइड में बहुत बड़ा हो, तो क्या करोगे तुम थीटा को θ2 को वेरी करा कर लाना चाहोगे, सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और एक टाइम आएगा कि वह जो थीटा होगी ना एकदम टच करने लग जाएगी, θ2 की वैल्यू टच करने लग जाएगी 0 को। देखो कैसे, अगर हमारा सोलेनॉइड बहुत बड़ा हो तो θ2 अभी तो हमारा यहाँ पर है, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर आया, फिर उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर आया, तो देखोगे तुम θ2 डिक्रीज कर रहा है, एंगल यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए θ2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए θ2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो θ2 की वैल्यू तुम 0 पुट कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, θ1 के बारे में क्या कहोगे, θ1 के बारे में तुम क्या बोलोगे कि एक टाइम ऐसी आएगी ना, एक टाइम ऐसी आएगी कि हमारा जो θ1 होगा वह कहीं ना कहीं एंगल, देखो यहां से थोड़ा सा है, यह एंगल यहां से है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस साइड में हमारी एंगल जो θ1 है ऐसे वेरी करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, हम दूर तक ताकते रहेंगे, और हमारा सोलेनॉइड बहुत इनफाइनाइट है तो दूर तक एंगल जाता रहेगा, मतलब θ1 एक टाइम के बाद 180 डिग्री एंगल बना लेगा। तो θ1 हमारा बिहेव करेगा 180 डिग्री के बराबर, θ1 हो जाएगा 180। अब रख दो वहां पर,
तो बी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, थीटा 1 के कॉस थीटा 2 की जगह पर रखोगे 0, कॉस थीटा 2 की जगह पर रखोगे तुम 0 कॉस 0 माइनस कॉस ऑफ 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस ऑफ 180 की वैल्यू होती है तुम्हारी -1। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस ऑफ 180 वैल्यू होती है -1, पहले से एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया और बचा क्या? म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 इंटू 2 से कैंसल आउट हुआ। तो बी की जो वैल्यू आई ना वह कितनी आई? जो v की वैल्यू आई ना वह कितनी आई? म्यू नॉट एन आई। जो v की वैल्यू आई वह कितनी आई? म्यू नॉट एन आई। देखना, जो v की वैल्यू आई ना वह कितनी आई? म्यू नॉट एन आई। b की जो वैल्यू आई वह आई म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? देख लो, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, या तुम्हें पता होगा यार, इसका चिंता मत करो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और आई क्या है? आई हमारी तो करंट की वैल्यू है, और म्यू तो तुम्हें पता है म्यू नॉट क्या है, ठीक, परमिबिलिटी कांस्टेंट। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड हमने डिराइव कर दिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तुम बोल सकते हो कि यह तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के बारे में पूछता है तुमसे, हमेशा इसी के बारे में डिस्कस करा जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई जो तुम्हारा फार्मूला बना वह तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल फार्मूला फॉर किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। जब भी तुम्हारे कोर्स में बात की जाएगी तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात करी जाएगी। वहीं पर कभी कभी हमारे थीटा को वैरी भी कर सकता है, तो तुम उस फार्मूले की भी याद रखना जो थीटा के टर्म्स में है। तो आई होप कि तुम्हें जितनी बातें मैंने अभी तक डिस्कस करी हमें समझ में आई हो। बहुत सारे पेजेस हो गए, ठीक, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें मैंने बताया और अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब तुम्हें थोड़ा सा इसे अगर टेंशन हो रहा हो तो इसे तुम बस सिर्फ इस फार्मूले को याद कर लेना, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जो डेरिवेशन आता है वह तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ से आता है, और इस फार्मूले का अगर यूज आएगा तो तुम्हें वहां पर प्रूफ नहीं करना होगा। अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। 3 अक्षर का है, सिर्फ 3 लेटर्स में है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बोल सकते हो। लेकिन जो डेरिवेशन आता है आपके एग्जाम्स में वह बहुत ही, समझ लो, एकदम कुछ भी नहीं है। जो इतना मैंने पेज लेकर प्रूफ किया 5 से 6 पेज में, वहीं पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इस चीज को बहुत आराम से प्रूफ कर सकता है सिर्फ 2-3 पेज में। 2-3 भी नहीं होगा, 1 पेज के अंदर हो सकता है, अगर तुम्हें मैं समझाऊं ना। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा तो 1-2 पेज में जाएगा, लेकिन तुम अगर एक बार समझ गए तो वह सिर्फ 1 पेज में हो जाएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके अब हम डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो यार हमारा सोलेनॉइड, इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या डॉट और क्रॉस का क्या मतलब है, ठीक। ये चीज़ें मैंने तुम्हें बता रखी है। अब सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, इसके एक्सिस पे मतलब मैग्नेटिक, इसकी वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करेंगे, ठीक है। हमारा एक्सिस हो गया, हमें कुछ नहीं करना। एम्पियर सर्किटल लॉ हम कब लगाते हैं? एक लूप के अंदर लगाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी लूप लिए वह एक सर्कल था, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। मान लेते हैं कि हमें कुछ इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, तो इसे हम यहां पर लूप बनाएंगे कुछ कैसा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छा से फील आए। दिख रहा है? चलो यहां पर एक लूप ले लो। मान लेते हमने इस लूप को कवर करा। हमने जब भी हमें इसे लगाना होता है तो हम एक लूप ही लेते हैं, ठीक। इस लूप की वजह से ही अब मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाता है। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम डी। सही समझ में आ गया? हमें डायरेक्शन पकड़ेंगे कि ए बी सी डी हमारा एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम मान सकते हो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यह हो गया। हमने लूप कैसा लिया, ए बी सी डी एक लूप बनाया जो कि एक रेक्टेंगल बनेगा इस एरिया में। एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगा, इस तरह तो समझ में आता है। लेंथ इसकी हमें पता है कि यह एल है, ठीक। इसके अंदर करंट भी हमें पता है कि आई जा रही है। तो हमें करना क्या है, इस लूप के ऊपर हमें अपने जो एम्पियर सर्किटल लॉ को उसे लगाना है, और बस जो चीज़ें डिराइव होंगी वह डिराइव हो जाएंगी। हमें पता है कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या तुम्हें पता है नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है पहले से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है। यहाँ पर टी में लिखना यार थोड़ा सा भूल जाता हूँ, ठीक, तो स्पेलिंग से जज मत करना, ठीक, समझ लो। अब अलग अलग जितने भी पार्ट हैं उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब या ए बी सी डी की वजह से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आता कैसा है। तो चलो लगाओ एम्पियर सर्किट लॉ। होता क्या है, होता है इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। अब इसका दिक्कत मत लेना, जो ये मैंने बीच में थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब है क्लोज लूप, मतलब हम क्लोज लूप के अंदर लगाते हैं चीजें। तो बी डॉट डी एल में ए बी देखो, ए बी हमारा इस डायरेक्शन में है, ए बी हमारा इस डायरेक्शन में है, ए बी इस डायरेक्शन में है, रख दो। मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम देखना चाहोगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि ए बी सी डी में हमें लगाना है, ए बी सी डी में हमें लगाना है। अगर ए बी की वजह से देखोगे तो ए बी हमारा कहां पर लाई कर रहा है, ए बी लेंथ की वजह से अगर तुम देखना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां हमारा लाइव कर रहा है, ए बी हमारा एक बाहर है, सोलेनॉइड से बाहर हमारा लाइव कर रहा है। देखो ए बी जो पार्ट है वह सोलेनॉइड से बाहर है, सोलेनॉइड से बाहर है, बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जीरो हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई किसकी वजह से, बी ड्यू टू ए बी लेंथ की वजह से जीरो हो गई, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो हो गई कैसे, ए बी लेंथ की वजह से। एक मिनट मैं यहां पर इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं। तो इसका तो खत्म, इसका किस्सा खत्म हो गया। अब आती है बात बीसी की, बात करें बीसी की बात करें तो बीसी के बारे में क्या कहना चाहोगे। एक सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वह कैसी होती हैं, वह हमेशा इस डायरेक्शन में रहती हैं। थोड़ा सा यार पतला अगर ड्रॉ करा जाए तो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ अंदर इस तरह से होता है, मैंने निकाल रखा है पहले से ही, ठीक। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, समझ में गए। बीसी तुम्हारा कैसा है, बीसी तुम्हारा यह है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यह है, बीसी वायर तुम्हारा यह है, मैग्नेटिक फील्ड यह है। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल में बी डॉट डी एल मतलब एंगल, बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा एंगल कहाँ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ वेक्टर। तो बी सी हमारा लेंथ हुआ और यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बना। तो मैं यहाँ पर कुछ अलग कलर का यूज करके दिखा देता हूँ तुम्हें। मान लेते हैं कलर हमने लिया, तो यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया और इसके ऊपर यह लेंथ इधर आई, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। तो इसके वजह से हमारा बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन से वायर की, बीसी की वजह से जीरो हुआ। यह समझ में आया, बीसी की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हुआ। अब आता है एडी की बात करते हैं। बीसी अभी डीसी छोड़ दो, डीसी की बात अभी होगी, लेकिन सबसे पहले एडी की बात करो। एडी भी सेम तुम्हें उसी तरह दिख रही है कि एडी लेंथ हमारी इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, तो मतलब 90 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। तो 90 डिग्री बजने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में जीरो एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, एडी वह भी जीरो हो गया, क्योंकि सेम वह इसी केस को फॉलो कर रहा है जो यहां पर बना है अभी ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन उन दोनों के बीच के एंगल जो बीच में बन रहा है 90 डिग्री है। तो अगर तुम इसे लिखोगे, अगर इसे मैं पूरा का पूरा ओपन कर दूं, ए बी सी डी ए मतलब एक क्लोज लूप के ओपन कर दूं, तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ड्यू टू ए बी, फिर इंटीग्रल ऑफ बी सी बी डॉट डी एल, फिर लिखोगे इंटीग्रल ऑफ सी डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल ऑफ डी ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। समझ रहे हो। तो डी ए बी
मैंने बताया कि ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब इसे तुम हटा सकते हो, ए बी जीरो हो गया। बी सी की वजह से मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो, हटा सकते हो। सी डी की वजह से अभी डिस्कस नहीं करा है, मतलब डी ए की वजह से मैंने बता दिया ए डी या डी ए जीरो। ठीक, बचा क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा और सी टू डी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। देखो बी हमारा कौन से डायरेक्शन में है, बी हमारा इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट हमारा बी जा रहा है, और सी से डी हमारा इस डायरेक्शन में, लेंथ वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तुम क्या बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? हमारा सी से डी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी से डी, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हुआ 90, एंगल इसके बीच का 180, एंगल इसके बीच का 180 डिग्री आया। तो बस यहाँ पर रख दो, तो बी डी एल इंटू कॉस 180 इंटीग्रेट कर दो, बी तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई इन साइड के बारे में क्या बोलोगे? आई इन साइड क्या होगा? यूनिट लेंथ में करंट आई, यूनिट लेंथ में करंट आई, तो एल लेंथ में एन एल। देखो यूनिट लेंथ में आई करंट, तो एल लेंथ में मतलब एन, अगर एन मतलब हमारा देखो यूनिट लेंथ में आई करंट जा रहा है टोटल के, देखो सॉरी फिर से शुरू से बताता हूं तुम्हें, यूनिट टर्न नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट टर्न में एन टर्न है, यूनिट लेंथ में एन टर्न, तो एल लेंथ में कितना टर्न होगा, एन एल टर्न। यूनिट लेंथ में करंट कितना है, मतलब एक यूनिट टर्न में कितना करंट है, यूनिट टर्न में करंट कितना है, करंट है हमारा आई, तो एन एल टर्न में कितना करंट होगा, एन एल टर्न में कितना करंट होगा, वह होगा हमारा एन एल आई। बस आई इनसाइड की जगह पर रख दो, एन एल आई। बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू कॉस ऑफ 180 -1, तो म्यू नॉट एन एल इंटू आई मानते हो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब डी एल का इंटीग्रेशन और डी एल हो जाएगा, मतलब एल हो जाएगा इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कैंसल आउट हुआ, तो बी इज इक्वल टू हो गया माइनस म्यू नॉट एन आई। अब माइनस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें इसे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तुम निकाल ही लोगे, डायरेक्शन उसकी कैसी आ रही है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करा जाए तो यह कैसी आएगी, म्यू नॉट एन आई। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई प्रूफ हो गया, जिसे तुम समझ सकते हो। एक मिनट यार, तो तुम इस चीज का यूज करना, तुम्हारे एग्जाम में अगर आएगा भी तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके पूछेगा कि डिराइव करो सोलेनॉइड के फार्मूले को। ठीक, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ से तुम कर सकते हो, डिराइव भी बहुत आसानी से हो जाता है, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आता भी है। अब आई होप कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में हो, कन्फर्म हो। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा इसे क्या देता हूँ, कलर कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे हुए ध्यान से। ठीक, तो यह हो गया तुम्हारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई का फार्मूला डेरिवेशन, जो कि सोलेनॉइड की वजह से आता है। मैंने दो तरीके से बताया तुम्हें कि कौन से, एक तो बायो मतलब हमने जो पिछले वीडियो में जो करंट कैरिंग लूप को यूज करा था किससे, बायो-सेवर्ट्स लॉ से, तो मतलब बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हमने एक निकाला म्यू नॉट एन आई, और एक हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके निकाला म्यू नॉट एन आई। अब आता है अगला चीज हमारी टोरॉइड। अब भैया बोलोगे टोरॉइड क्या है? सीधी बात, नो बकवास, कि टोरॉइड क्या है? टोरॉइड हमारा सोलेनॉइड को ही अगर हमारा सोलेनॉइड इस तरह से है, अगर हम उसे पकड़कर मोड़ दें, अगर हम उसके जो लास्ट एंड है उसे मोड़कर आपस में जोड़ दें, तो जो पूरा सिस्टम बनेगी उसे हम बोल देंगे टोरॉइड। अब टोरॉइड का यूज क्या है? टोरॉइड का भी यूज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने में है, मतलब हमें यह भी क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड को ही देगा। ठीक, यह भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को ही देगा। टोरॉइड का काम मैग्नेटिक मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड करता है। जैसे सोलेनॉइड की वजह से हमें लॉन्ग डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी सर, अब इसके हम जब मोड़ दिए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कुछ इस तरह सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड उससे अंदर ही आता है, तो सर्कुलर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है।
तो उस तरह के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टोरॉइड को। अब सेम चीज़ें मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसका रेडियस तुम्हें मतलब कुछ भी आर कुछ भी दे सकता है, उसको तुमसे डिस्कस मतलब उसमें मतलब ही नहीं है, जो फार्मूला ओवरऑल आता है उसमें आर और की कोई डिस्कशन नहीं की जा रही है। ठीक, इतना समझ लो कि यन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सेम वही चीज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसे हम कैसे डिराइव करेंगे, इसे हम डिराइव करेंगे सिर्फ बायो एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से ही डिराइव करेंगे। ठीक, तो टोरॉइड में 3 केसेस बनेंगे, कौन कौन से देखो। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, देखो क्या है हमारा टोरॉइड, हमारा पूरा जो सोलेनॉइड था उसे हमने मोड़ दिया, तो ये बीच में कुछ भी नहीं है, बस दिखाने का एक तरीका है, मतलब कुछ सही से बन पा नहीं रहा था। देखो हमने वायर्स को रैप करा, हमने इसके ऊपर वायर्स को रैप करा, उसके बाद इसके हमने इस तरह से मोड़ दिया और पूरा सर्कुलर पार्ट बन गया। तो तुम्हें दिख रहा होगा इस बीच में तो कुछ है नहीं ना, इस बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है ना, बाहर ही कुछ है, जो है सिर्फ इसके अंदर वाले मतलब अंदर वाले मटेरियल्स के ही अंदर है, मतलब अंदर भी कुछ नहीं है बाहर भी कुछ नहीं है। ठीक, तो इससे तुम बोल सकते हो कि जो अंदर बाहर होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, या सेंटर वाला जो पार्ट है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। सेम यहां पर भी कह सकते हो कि बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे 0 होगी। ठीक, जो सिर्फ वही टोरॉइड वाला केस ही बनता है यहां पर, तो सोलेनॉइड वाला केस ही बनता है कि इसकी वजह से भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि सीधा सा तुम एक बात बोल सकते हो कि यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जा रही है, यहाँ भी कोई करंट नहीं है, कोई भी वायर भी नहीं है। सिर्फ एक केस बचता है, वह है अंदर वाले पार्ट का डिस्कशन करना, इस अंदर वाले पार्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, जहां पर हम क्या करते हैं, कैसे डिस्कशन करते हैं उसका, हम एक लूप को ड्रॉ करते हैं। लूप ड्रॉ करने के बाद, क्यों लूप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यह हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने का तरीका ही है वह। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक लूप को ड्रॉ करते हैं। यह तुम्हारा एक लूप हो गया, एम्पीरियन लूप जिसे बोलते हैं, एम्पीरियन लूप है हमारा। ठीक, एम्पीरियन लूप है। हमने क्या करा, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को 0 वाले सिस्टम को यहां से हटा देता हूं, अभी बाद में लिख दूंगा, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। सेंटर से हम स्मॉल r डिस्टेंस पे गए और हमने क्या करा, एक लूप बना दिया, एक लूप ड्रॉ कर दिया। अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैं बता देता हूं तुम्हें। सिर्फ हमें एम्पीरियन लूप कहां पर लगाना है, इस बाहर मतलब जो हमारा लूप बना है उसके ऊपर फार्मूले को लगाओ। तो लिखोगे तुम इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, लिखोगे इस तरह से। तो बी डी एल कॉस थीटा लिखोगे इंटू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड लिखोगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक लूप की वजह से, अगर मैं इस लूप को केवल यहां पर बना दूं, लूप है जो हमारा लूप बना है, ठीक है, लूप ही है, मैं उसे दिखाना चाह रहा हूं बाहर ताकि तुम्हें समझ में आए। यह एक क्या है, हमारा लूप ही है, यह लूप है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस हमें स्मॉल आर पता है। देखना, हमने इसके डायरेक्शन को मान लेते हैं कुछ इस तरह से लिया है, लूप के डायरेक्शन को कुछ इस तरह से, मतलब यह इस तरह से। हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी और लेंथ वेक्टर मैंने हमेशा से बता रखा है कि एक सर्कुलर मतलब जो सर्कुलर ट्रैक होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वह टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा भी टेंजेंट के अलॉन्ग, और डीएल वेक्टर भी, अगर यहाँ पर लेंथ डीएल छोटा सा ले लें तो यह लेंथ वेक्टर भी इस साइड में होगा। तो मतलब बी डीएल के बीच का एंगल जो हुआ ना, थीटा की वैल्यू वह 0 होगी। तो बस यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख दो। इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इंटू कॉस 0 म्यू नॉट आई इन साइड की बात करते हैं। आई इन साइड कितना होगा, मैंने बताया कि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, यूनिट लेंथ में कई बार मैंने ये चीजें बता दी तुम्हें, यूनिट लेंथ में n टर्न है, यूनिट लेंथ में n टर्न है। जब यूनिट लेंथ में n टर्न, तो यहां पर क्या है, अब हमारा जो पूरा लेंथ है कितना है, देखना यह हमारा लेंथ कितना होगा, यह हमारा लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, इतना लेंथ हमारा 2 पाई आर होगा। यूनिट लेंथ में n टर्न, तो 2 पाई आर में 2 पाई आर इंटू एल। अब यूनिट लेंथ में करंट कितना है I, यूनिट टर्न में करंट कितना है I, तो 2 पाई आर इंटू एन। देखना मैं यहां पर लिख देता हूं, यूनिट लेंथ में n टर्न, तो 2 पाई आर में कितना टर्न, 2 पाई स्मॉल आर लेंथ में कितना टर्न होगा, 2 पाई आर n टर्न होगा। यूनिट लेंथ में हमें पता है करंट कितना है,
यूनिट लेंथ में करंट हमें पता है कि I है, तो 2 पाई आर एन लेंथ में कितना करंट होगा, करंट कितना होगा 2 पाई आर एन इंटू आई होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू है आई इनसाइड की। सिर्फ करना क्या है तुम्हें, इसे यहां पर लाओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इंटू म्यू नॉट, यहाँ आई इनसाइड था, आई इनसाइड की जगह पे यहां पर रख दो 2 पाई आर एन आई, बी तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर। देखो हमने छोटा सा एलिमेंट यहां लिया था, तो इसे ऐड करते जाओगे डी एल, तो ये पूरा लूप कवर हो जाएगा, लूप कवर होने के बाद जो टोटल आएगा वह 2 पाई आर हो जाएगा। तो म्यू नॉट यहां लिखोगे इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल होगा, बचा क्या, b इज इक्वल टू, मैं अलग पेन से लिखता हूं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब बोलोगे भैया सेम फार्मूला आ गया, तो हाँ, उस टोरॉइड का और सोलेनॉइड का दोनों का फार्मूला सेम होता है। ठीक, क्यों सेम होता है, क्योंकि हमने यार सिर्फ उसे शेप को उसके बदल दिया और कुछ भी हमने अंतर नहीं करा। तो यह समझ में आया होगा तुम्हें कैसे आया। ठीक, तो यह होता है तुम्हारा डेरिवेशन b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसका वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड। यह एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करा मैंने, और बाकी चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई दिया कैसे कैसे क्या होता है। तो आई होप कि तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों। अब यहाँ पर हम एंड कर सकते हैं अपने इस लेक्चर को, और इसे रिवाइज कर लेना, ध्यान से देख लेना, सुन लेना, और बाद में अगले लेक्चर में तुम आना और इसके अगले कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो आई होप कि तुम्हें मजा आया हो, समझ में आया हो। बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।